Okay जी, lysosomes. Now let's see what lysosomes are. Lysosomes are basically obviously vesicle है तो vesicle एक तो obviously इस तरह की होगी, it would be circular or spherical in form. It would be containing something inside it, right? इसके अंदर कोई ना कोई content तो होगा. So और obviously हमारे पास okay one thing, very important thing, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी हो गया, ये सब मेम्ब्रेनस सैक्स है. क्या मतलब कि देयर इज अ मेम्ब्रेन सराउंडिंग देम. लेट मी ड्रॉ इट आउट. इन सब की एक मेम्ब्रेन है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेनस सैक्स है. तो हमारे पास, हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था दैट prokaryotes do not possess a true nucleus and they do not possess any type of membrane bound organelle. So obviously in a prokaryote cell, in a bacterial cell, we would not be having rough endoplasmic reticulum and we would not be having Golgi body. Okay. अच्छा, एक और चीज, अभी आई जस्ट सेड टू यू कि हमारे पास जो एंडिंग्स होती हैं गोल्जी एपरेटस की या गोल्जी बॉडी की, उन्हीं एंडिंग से हमारे पास जो वेसिकल होती है वो पिंच ऑफ हो जाती है. तो बेसिकली जो वेसिकल बन रहा है वो गोल्जी ही की जो मेम्ब्रेनस लेयर होगी, गोल्जी ही की जो आउटर लाइनिंग होगी, उसी के थ्रू वेसिकल बन रहा है, राइट? बिकॉज हमारा जो एंड ऑफ द मेम्ब्रेनस सैक है, एंड ऑफ द सिस्टर्नी है, वही स्वेल होकर फिर पिंच आउट कर रहा है. तो बेसिकली ये जो पूरा मेरे पास वेसिकल बन रही होगी, चाहे वो लाइसोसोम हो या कोई भी एक्स वाई जी गॉल्जी वेसिकल हो, ये हमारे पास मेम्ब्रेनस वेसिकल होगी, राइट? बिकॉज हमारे पास ये किससे पिंच ऑफ हो रही है? ये हमारे पास जो गॉल्जी के अपने मेम्ब्रेनस सैक्स थे, जो उसके सिस्टर्ने थे, उससे पिंच ऑफ हो रही है. तो अगर सिस्टर्नी मेम्ब्रेनस है, सिस्टर्नी एक मेम्ब्रेन, उनको क्या कहते हैं, एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है गोल्जी, तो उससे पिंच ऑफ होने वाली जो वेसिकल होगी वो भी एक मेम्ब्रेनस वेसिकल होगी, राइट? सो लाइसोसोम इज बेसिकली अ स्फेरिकल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल. नाउ दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन है, इसकी कोई डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्स नहीं है. इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, ठीक है जी. अगेन लाइस, अगर गोल्जी नहीं है हमारे प्रोकैरियोट्स में, तो ऑब्वियसली हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी गोल्जी वेसिकल नहीं होगा. अगेन या तो आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लाइसोसोम क्योंकि गोल्जी से बन रहा है और गोल्जी ही एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी नो लाइसोसोम्स इन आवर प्रोकैरियोटिक सेल. और यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द एब्सेंस ऑफ लाइसोसोम्स इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. हाउ? because you can see this one line that lysosome is a single membrane enclosed organelle. So again, membranous organelle है, तो obviously it will be absent in a prokaryotic cell. Okay जी. Now we just understood that it is a specialized form of Golgi vesicles. Golgi millions of vesicles बना रहा होगा, उनमें से एक specific type की vesicle होती है जिसको हम कहते हैं lysosome. Now, what is about lysosome which is making it so important, which is making it so distinguished? So basically, lysosome के अंदर ऐसा क्या है? What exactly is a lysosome? So lysosome is a Golgi vesicle, ठीक है, which contains hydrolytic enzymes. Let's take a pause here and go back to O levels. हमने O levels में पढ़ा था कि हमारे पास जो digestive enzymes होती हैं, वो कौन सी एंजाइम्स होती हैं? वो हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं. So hydrolytic enzymes are basically your digestive enzymes, those enzymes which are responsible for the breakdown of any substance of any species. So lysosome, अच्छा हमारे पास enzymes क्या होता है? Enzymes हमारे पास basically they are made up of proteins. तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सी चीज यहाँ पर गोल्जी मॉडिफाई करके इन लाइसोसोम वेसिकल्स में इंक्लूड कर रहा है? एंजाइम्स. एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास मॉडिफाई होकर, फॉर्मुलेट होकर एक वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं और उस स्पेसिफिक वेसिकल का जो नाम होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइसोसोम होता है, ठीक है. We know that enzymes are what? Enzymes are pH specific. Enzymes cannot work at all pHs, right? Every enzyme has its own pH at which it would work at its best. So these hydrolytic enzymes which are present within the lysosomes are working at an acidic pH. They require an acidic pH. They require a low pH.
सो ऑब्वियसली हमारे पास लाइसोसोम के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जो लाइसोसोम का इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, जो ये पूरा लाइसोसोम का इंटरनल एनवायरनमेंट है, दिस वुड बी एन एसिडिक एनवायरनमेंट. And why would this be an acidic environment? It would be an acidic environment because the hydrolytic enzymes present inside these lysosomes can work best at a low pH, at an acidic pH. So that the enzymes do not undergo denaturation, those enzymes can work at their optimum activity. We need an acidic environment. So a lysosome is basically whatever substance, whatever fluid is present inside this lysosomal boundary, it is all an acidic environment. It is an acidic medium. Okay, Ji? Any questions regarding lysosomes so far? Any query? Okay, perfect. Now, what are the function of lysosomes? हमारे पास जो hydrolytic enzymes present हैं inside the lysosomes, what purpose, what function, what role are they serving? So basically, hydrolytic enzymes, as I just mentioned, are digestive enzymes. They are responsible for breaking down of substances, okay? So what happens is, now there are these three major functions, three major processes which lysosomes carry out because of the presence of hydrolytic digestive enzymes inside them, which are autophagy, autolysis and phagocytosis. Okay जी. इन सब में हमारे पास डाइजेशन हो रही होती है और हमारे पास वो डाइजेशन किस तरह से हो रही होती है. So basically what happens is, let's first understand autophagy. I'll just read the definition for you and then I'll further explain it to you guys. So, autophagy is an ordered and purposeful digestion of cell organelles. Now, what do I mean by this? हमारे पास सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. दिस इज आवर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Then we have our vacuoles, okay? And some of these organelles can obviously replicate themselves. And when we would be studying those self-replicating organelles, I will tell you which organelles can divide and multiply themselves on their own. So obviously बहुत सारे organelles होते हैं सेल में. एंड हर ऑर्गेन्यूल, जैसे हमारे ऑर्गन्स की एक लाइफ होती है, जैसे हमारे सेल्स की लाइफ होती है, टिश्यूज की लाइफ होती है, उसी तरह से हमारे पास हमारे ऑर्गेन्यूल्स की भी लाइफ होती है. So as those organelles become non-functional, when they become worn out, when they are no longer serving any purpose, तो वो हमारे पास एक waste organelle है. उसका अब कोई purpose नहीं बचा, वो properly function नहीं कर रहा है. It has become worn out. So now we need to get rid of those organelles. So obviously हमारे पास कोई excretory system तो है नहीं सेल के अंदर कि वो excrete out कर सके. So what happens is that lysosome, for example, let me draw a lysosome for you guys. So we have a lysosome. ठीक है जी. This lysosome has its digestive enzymes. So for example, if this mitochondria is worn out, it is no longer functioning, it is worn out, it is not properly functioning, this lysosome would go, ठीक है, and attach onto this mitochondria. So this lysosome would go and attach onto this mitochondria. ठीक है. And what it would do is that now once it has attached to this worn out non-functioning organelle, it would release its hydrolytic enzymes into that organelle. How so? कि हमारे पास these hydrolytic enzymes would be released, and once these hydrolytic enzymes are released, the hydrolytic enzymes would break down that organelle, they would digest that organelle completely, और ये complete इसकी mitochondria की digestion हो जाएगी. This mitochondria would be fully digested, और जो भी इसका वेस्ट थोड़ा बहुत वेस्ट बच रहा होगा वो हमारे पास इस लाइसोसोम में accumulate हो जाएगा, जो भी वेस्ट होगा इसका. And then this lysosome has now completed the digestion of the worn out organelle. तो हमारे पास बेसिकली होता क्या है, लाइसोसोम की जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं वो सबसे पहले जो हमारे पास वेस्ट नॉन फंक्शनल वर्न आउट सेल ऑर्गेनील्स होते हैं उनका ऑर्डर्ड एंड प्रॉपरली पर्पसफुल, हमारे पास कभी भी ऑटोफेजी जो होती है, किसी भी सेल ऑर्गेनील का जो ब्रेक डाउन होता है, उसकी डाइजेशन होती है, वो ऐसे ही बिला वजह नहीं हो जाती.
because all organelles have a purpose, all organelles have a function, and you just don't get rid of them essay. Once a cell organelle has completed its lifespan, it is no longer functioning, it is worn out, it is then that there is a complete ordered digestion of that cell organelle, और इसको हम लोग कहते हैं autophagy. And let's just decode this word as well. Auto means auto जैसे कि हमें पता है खुद ब खुद हो जाना. So you can remember that auto means happening by its own self or happening on its own. You do not have to give it a signal. आपको बताना नहीं पड़ता कि उसको जाकर खाओ. It would automatically know when is the time to attack that particular organelle. Once that organelle has completed its lifespan, it would go automatically attach itself. And phagy का मतलब हमें पता है, you guys would have studied this in your O levels, phagocytosis. So phagocytosis में क्या होता है कि you just digest a foreign particle, right? So phagy का मतलब होता है digestion. So that's how you could remember that autophagy is when automatically the lysosome would go and it would digest a cell organelle once that cell organelle has completed its lifespan. Okay? Any questions about autophagy? Okay. Now moving on to the second process, which is autolysis. Now हमने lysis का word बहुत दफा सुना हुआ है. हमने photolysis सुना हुआ है, हमने electrolysis सुना हुआ है, हमने hydrolysis सुना हुआ है. And we know that lysis means breakdown or splitting. Hydrolysis में when water breaks down or splits something, electrolysis में electricity की presence की वजह से, electrical charges की वजह से we are breaking down something, and photolysis में हमारे पास light energy की वजह से lysis हो रहा होता है. So lysis का मतलब होता है split open होना, break up हो जाना, break down हो जाना. And auto again, as we understood कि हमारे पास automatically a process is occurring. Now autolysis में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल है वो completely उसका lysis हो जाता है, यानी our cell undergoes lysis, our cell breaks open. And how does that happen? Autolysis is basically the self destruction of cells, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास the cell has committed suicide. तो कभी कभार जो lysosomes होते हैं ना, lysosomes को suicide sacs भी बुलाते हैं. Why? Because obviously they have like a sac-like appearance, they look like a sac, and because they can cause cell death, they can cause the cell to undergo self-destruction. Lysosomes are also sometimes referred to as suicide sacs. So what happens is कि अभी मैंने आप लोगों को बताया that our hydrolytic enzymes, they work best at acidic pH. They work best in acidic conditions. So the environment inside our lysosome is an acidic environment. जो भी fluid, जो भी solution, जो भी gel हमारे lysosome के अंदर है, वो सब acidic environment है. अब for example, due to some reason हमारे पास थोड़ा सा लाइसोसोम टेयर ओपन हो जाता है, या हमारे पास किसी तरह से हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो लाइसोसोम के अंदर जो भी कंटेंट है, एसिडिक कंटेंट, वो लाइसोसोम से बाहर लीक आउट कर जाता है. तो ऑब्वियसली हमारी जो सेल की इन्वायरमेंट है वो तो एसिडिक नहीं है, और अगर एसिडिक मटेरियल, एसिडिक कंटेंट हमारे बाकी सेल में, हमारे बाकी साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा, so that acidity, that acidic environment is very harmful for your cell. And because that acidic environment, that acidic fluid, that acidic enzyme has leaked out of the lysosome, it has entered into the rest of cytoplasm of the cell, it would be very harmful, very toxic for the cell, which would result in a lysosomal cell death. हमारा जो सेल है वो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा, वो खुद ही उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो खुद ही स्प्लिट ओपन हो जाएगा, वो खुद ही टूट जाएगा. Why? Because the digestive enzymes or the acidic content of the lysosomes would have leaked out of the lysosome, enter into the cytoplasm, resulting in a lysosomal cell death. तो लाइसोसोम का कंटेंट अगर बाकी सेल के एनवायरनमेंट में आ जाए तो वो ऑटोलिसिस करवा देता है, वो सेल का ब्रेकडाउन करवा देता है, वो सेल की डेथ करवा देता है. Why? Because that acidic content is harmful for our cell. It is toxic for our cell. Or those enzymes, the enzymes present in the lysosome would eat up the cell itself. It would eat up the cell itself. Okay, so this is the difference between autophagy and autolysis.
दोनों हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स की वजह से होते हैं, बट द सोल डिफरेंस बिटवीन ऑटोफेजी एंड ऑटोलिसिस इज कि ऑटोफेजी हमारे लिए जरूरी होती है, बेनिफिशियल होती है सेल के लिए। क्यों? क्योंकि जो worn आउट नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनील्स हैं, our lysosomes would digest those to get rid of those unwanted, unrequired, unnecessary worn out cell organelles, and it is an ordered and purposeful digestion. On the contrary, autolysis is basically a cell death. It is a cell suicide. Why? Because by some reason, the lysosomal content, the hydrolytic enzymes inside the lysosomes, the acidic material inside the lysosomes would enter into the cell's content in the cell cytoplasm, and it would eat up the cell. It would cause the cell to destroy its own self, and that is basically autolysis. So, autophagy is something that the cell wants, is purposeful, is ordered, and autolysis is basically the breakdown or the cell death or a suicide of the cell. ठीक है जी? And the third thing that lysosomal enzymes or the hydrolytic enzymes do is that if any foreign particle, any unwanted particle, by some means enter into the cell, it is able to escape from the cell membrane and it enters into the cell, so it would undergo digestion. For example, मेरे पास कोई बैक्टीरिया या मेरे पास कोई वायरस एंटर हो जाए मेरे सेल के अंदर, मेरे सेल मेम्ब्रेन से वो वायरस या वो बैक्टीरिया एंटर हो गया है into my cell. So for example, this is my bacteria. This bacteria has entered inside the cell and it is not something, it is a foreign particle. जैसे हमारे ब्लड में कोई एंटीजन आ जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसका फैगोसाइटोसिस कर देता है, या व्हाइट ब्लड सेल्स उसको जाकर क्या कहते हैं किल ऑफ कर देता है। उसी तरह से कोई फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर एंटर कर जाता है, सो व्हाट हैपेंस इज द लाइसोसोम would go and attach itself onto that foreign particle, and जिस तरह से उसने एक सेल ऑर्गेनील को डाइजेस्ट किया था, it would go, it would attach itself to that foreign particle, it would digest that foreign particle by releasing its hydrolytic enzymes to it. Hydrolytic enzymes उस foreign particle को digest कर लेंगी, and that is how these are the three processes which the lysosome is involved in. Phagocytosis, which is the digestion of foreign particles; autolysis, which is the self-destruction of cell, it is the cell death; and autophagy is the ordered and purposeful digestion of cell organelles. Okay, clear so far? Okay. Now coming to our next organelle, which is the smooth endoplasmic reticulum. Okay. Now smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, both of them, both the endoplasmic reticulum are made up of interconnected flattened membranous sacs. ठीक है जी? And जिस तरह से the only if I draw a cartoon diagram of RER and SCR, ये तो जो आपके सामने आपको नजर जो आ रही है on your screens, ये आपके पास माइक्रोस्कोपी की वो है that if you observe it under an electron microscope, तो आपको किस तरह से SCR और RER नजर आ रहा होता है. But if I draw a cartoon diagram, so this is my smooth endoplasmic reticulum. It has no ribosomes attached to it, okay? And this is my rough endoplasmic reticulum with the ribosomes attached onto it. ठीक है जी? So basically what happens is, and now let's look at the microscope. अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो, तो सबसे पहले तो let's draw the interconnected flattened membranous sacs. So as you can see, हमारे पास हमें within the microscopy we can easily notice कि ये सारे जो membranous sacs हैं, ये आपस में interconnected है. Can you all appreciate this? That all of these membranous sacs जो कि हमारे पास cisternae है, ये आपस में interconnected है. So I have outlined it for you guys that even in a microscope, under a microscope, you can clearly see that these sacs are interconnected. The cisternae are interconnected. And if you could notice, अच्छा चलो हम smooth endoplasmic reticulum को भी draw out कर लेते हैं. So if we draw it out, हमारे पास
you could see इस तरह से हमारे पास ये सारी मेम्ब्रेन्स जुड़ी हुई हैं, something like this. So the cisternae are interconnected to one another and they're flattened like structures. And then obviously the main structural difference between an SCR and an RER is basically the ribosomes. So you can clearly see कि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत स्मूथ सा एक ग्रैन्युलर, कोई इसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स नहीं है, हमें कोई राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे एससीआर के ऊपर, बट क्लियरली हमें स्पॉटिंग, हमें ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ऑन द आरईआर इन अ ब्लैक, एंड वो हमारे पास बेसिकली क्या है, वो हमारे पास हमारे राइबोसोम्स है. So basically the main structural difference between a smooth endoplasmic reticulum and a rough endoplasmic reticulum is basically the presence or the absence of ribosomes. If ribosomes are present on the endoplasmic reticulum, then it would be a rough endoplasmic reticulum. And if ribosomes are absent on the surface of endoplasmic reticulum, then that endoplasmic reticulum would be a smooth endoplasmic reticulum. Okay, Reem? Now, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, it is responsible for protein synthesis via translation due to the presence of ribosomes, and once the polypeptide chains are formed as a result of translation, the RER is responsible to fold those polypeptide chains to form a protein, and that process is called protein folding or post-translational modification. And then once that protein is formed, the RER would package those protein into vesicles, and then those vesicles would be transferred to the Golgi body. Now, what is the function of a smooth endoplasmic reticulum? हमारे पास, let me ask you guys, smooth endoplasmic reticulum does not possess ribosomes. So do you think that smooth endoplasmic reticulum would undergo protein synthesis via translation or not? क्या हमारे पास protein formation हो रही होगी? No. So there is no protein formation or protein synthesis in a smooth endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum in no ways is responsible for our protein synthesis or for our protein modification. Now, what happens in a smooth endoplasmic reticulum? जिस तरह से हमारे पास RER synthesis कर रहा था protein का, SER जो है, it is responsible for the synthesis of lipids. So basically, our lipids are being synthesized by the smooth endoplasmic reticulum. तो हमारे पास lipids की एक बहुत अहम, जैसे मैं when I was teaching you the protein modification, so I said कि हमारे पास enzymes बन रही होती हैं, हमारे पास peptide hormones होता है. So I said to you that there are two types of hormones. One are peptide hormones, which are protein-based hormones, and the other hormones are lipid hormones. They are basically steroidal hormones. तो हमारे पास जो steroidal hormones होते हैं, जो lipid-based hormones होते हैं, they are just one example of the synthesis which is occurring in smooth endoplasmic reticulum. तो हमारे पास steroidal hormones क्या होते हैं? Estrogen, progesterone, testosterone, all the sex hormones are basically majority of the sex hormones are basically our steroidal hormones. If you would ask me an example of a peptide hormone, so insulin, glucagon, they are examples of peptide hormones. तो हमारे पास जो दो तरह के hormones होते हैं, एक lipid based hormones होते हैं और एक peptide hormones होते हैं. So the synthesis of lipids is basically occurring in the smooth endoplasmic reticulum. Another thing which the smooth endoplasmic reticulum is responsible for is detoxification. This thing is not very much important in your syllabus, but it's one of the functions of smooth endoplasmic reticulums. That is why I'm mentioning that the liver cells. We know that liver is basically an organ which is involved in detoxification. So people who consume alcohol, which alcohol होता है liver के अंदर एक enzyme होती है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो वहां पे जाकर उसका ब्रेक डाउन हो रहा होता है. उसी तरह से अगर अल्कोहल के अलावा भी जो हमारे पास कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए which is harmful, which is toxic for our body, our liver is basically responsible for detoxifying that toxic substance. So in liver,
हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वो होती है, क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल्स इज वेरी हाई. व्हाई? बिकॉज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, एंड बिकॉज लिवर इज एन ऑर्गन जहाँ पर हमारी मेजोरिटी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी हो रही होती है, तो लिवर सेल्स के अंदर हमारे पास जो SCR की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. So one of the other responsibilities or roles of smooth endoplasmic reticulum is that it is responsible not only for the synthesis of lipids, but it is also involved in detoxification. Ajari, as I just mentioned, that our smooth endoplasmic reticulum is a system of interconnected flattened membranous sacs. In membranous sacs को भी cisternae कहते हैं. तो SCR, Golgi body, RER, all these three things have membranous sacs, and all these membranous sacs are called cisternae. Again, all of these three organelles are membrane-bound organelles, and since they're membrane-bound organelles, they would be absent in prokaryotes. Because for prokaryotes, we understood that it does not have a true nucleus and it does not possess any membrane-bound organelles. Okay, that's all about smooth endoplasmic reticulum. So, any questions about SCR? Okay. So, our last subtopic for the day, which is mitochondria. And let me draw mitochondria for you. The mitochondria का structure, let's draw together. So first and foremost, let's draw the first membrane of our mitochondria. सही है जी. So let's label this as our outer membrane. ठीक है जी. Now then, our mitochondria has another membrane. ठीक है. And what is unique about this membrane is that this membrane is folded. It's not a flat membrane like the outer membrane, but it has folds. Okay. Just a second. So the inner membrane has folds. ठीक है जी. So this inner lining, the inner membrane, let's label it as inner membrane. So the first thing that we can appreciate about mitochondria is that it has double membrane. अभी तक हमने double membrane खाली एक ही structure की पढ़ी थी, अब हमने nucleus की पढ़ी थी. That nucleus is basically a double membranous structure. So mitochondria has two membranes. One is its outer membrane, and then it has a folded inner membrane. इसकी जो inner membrane होती है, it's not flat, it's not completely round, it's folded. It has inner folds. ठीक है जी. और जो ये inner folds होते हैं, जो मैंने ऐसा hill like थोड़ा सा peaks बनाया, ये basically folds हैं, turns हैं. इन folds का एक अपना specific name होता है, and these folds are basically called cristae. ठीक है. Inner folds, or I would say folds of the inner membrane. तो उन folds का जो नाम होता है वो cristae होता है. ठीक है जी. ना ओके, इसका प्लूरल क्रिस्टे होता है, सिंगुलर इसको खाली क्रिस्टा कहते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो प्लूरल होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और सिंगुलर इट इज माइटोकॉन्ड्रियन. सो क्रिस्टे हमारे जो सारे इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, जो फोल्डेड हमारे पास बाउंड्री होती है, उनको हम कहते हैं क्रिस्टे. और इन क्रिस्टे के ऊपर आपको कुछ इस तरह के पार्टिकल्स नजर आएंगे. आप इनको स्टॉक्ड पार्टिकल्स बुलाते हो. ठीक है जी. देयर लाइक अ कैंडी, अ कॉटन कैंडी होती है, या फिर आप लॉलीपॉप कह सकते हो, वैसे ये दिखता है. तो दीज आर आवर स्टॉक्ड पार्टिकल्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन आवर क्रिस्टे. जो हमारी इनर फोल्डिंग होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, उन फोल्ड्स पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्या भला? हमारे स्टॉक्ड पार्टिकल्स. एंड बेसिकली अगर मैं स्टॉक्ड पार्टिकल का बनाऊं ओवरव्यू, तो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक दिस.
तो इसका मैग्निफाइड वर्जन बनाए तो बेसिकली ये इसकी टेल होती है। दिस इज इट्स टेल और ये इसका हेड होता है। Another interesting part over here is कि जो हमारे पास स्टॉक पार्टिकल का हेड होता है, ये बेसिकली जो हेड होता है इट्स एन एंजाइम, and that enzyme is basically called ATP synthase. So basically the head of the stalked particle is an enzyme, and that enzyme is called ATP synthase. This is an enzyme. And if you could notice कि हमारे पास जो head of the stalked particle है, it is all facing inwards. कोई भी outwards face नहीं कर रहा, ये सारे के सारे inwards face कर रहे हैं. All the heads of the stalked particles are pointing inwards. तो इनवर्ड्स ऑब्वियसली हमारे पास साइटोप्लाज्मिक रीजन होगा और यहाँ पर हमारे पास जो इनर रीजन या इनर मीड, आई वोंट से साइटोप्लाज्मिक रीजन होगा बिकॉज साइटोप्लाज्म तो हमारे ऑब्वियसली पूरे सेल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो मीडियम होता है उसका जो अपना इन्वायरमेंट होता है, इनर इन्वायरमेंट, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। So let me write the entire inner environment of mitochondria is called matrix. तो इसके इनर एनवायरनमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बुलाते हैं। अच्छा, अनदर थिंग, हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ऐसा नहीं है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। देयर इज अ सर्टेन गैप, देयर इज अ सर्टेन स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियसली आई कैन से कि इस स्पेस में, इस गैप में, इसका भी कोई नाम होगा, एंड दैट इज बेसिकली आवर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, सो आई कैन से दैट आवर माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हैज टू कंपार्टमेंट्स, यानी इसके टू रीजन्स होते हैं या दो स्पेसेस हैं इसके अंदर। एक इसकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है विच इज बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, एंड एक इसका मैट्रिक्स है जो कि इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो एक मेरे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई और एक मेरे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है जी। नाउ लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल स्मॉलर। ये इसका मैट्रिक्स है। Now, an interesting part about mitochondria is that mitochondria has its own DNA. So, mitochondria के पास एक circular, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, but mitochondria possesses a circular DNA. So, mitochondria has a circular DNA. Now, tell me, there is no membrane enclosing this DNA. There is no membrane surrounding this DNA. So is it a naked DNA or is it a true nucleus? Would I call this region as a nucleus or would I just say it's a naked DNA? What do you guys think? Very good. So it is a naked DNA. So mitochondria has a circular naked DNA. There is no nucleus or no layer surrounding it. Then हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। नाउ टेल मी, these ribosomes are 70s ribosomes और 80s ribosomes? हमने कल लेबल किया था कि कौन से राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, सो यस, यू गाइस आर करेक्ट, वी हैव 70s ribosomes present inside a mitochondria. Okay जी, so that's about it for mitochondria. हमारे पास let's just go over कि हमारे पास structurally mitochondria में क्या क्या present होता है। तो structurally ना mitochondria सबसे पहले उसकी first membrane होती है जो कि उसकी outer membrane होती है। ठीक है जी। उसके बाद आती है उसकी second membrane जो कि inner membrane होती है। Outer membrane, the first layer, and then we have an inner membrane which is present internally. And that inner membrane is not flattened, it is a folded membrane. ठीक है जी। तो हमारे पास outer membrane हो गई, inner membrane हो गई।
अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज द स्पेस जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट जगह। देन हमारे पास जो फोल्ड्स होते हैं, जो फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन होता है, बिकॉज वी जस्ट सेड दैट आवर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, तो उन फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक नाम होता है जो कि होता है क्रिस्टे। और क्रिस्टे के ऊपर हमारे पास स्टॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। एंड वी अंडरस्टूड कि स्टॉक पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा इनवर्ड्स फेस कर रहे होते हैं, यानी द हेड of the stalked particle would always face towards the matrix. So if I ask you, मेरे पास ये रीजन है और ये रीजन है, so tell me, जो हेड है वो किस रीजन की तरफ, किस कंपार्टमेंट की तरफ फेस कर रहा होगा, और टेल किस कंपार्टमेंट की तरफ पॉइंट कर रही होगी? इन दोनों ब्लू लाइंस में से हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा रीजन होगा और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कौन सा रीजन होगा? आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज. The head is pointing to which region and the tail is pointing to which region? Okay. And what about the tail, Hajra? So basically the head would always point towards matrix. तो ये हमारे पास matrix होगा. And our tail would be pointing towards intermembrane space. Okay. Now then we said that the head of the stalked particle is basically an enzyme itself, which is the ATP synthase. And this enzyme, as the name suggests, is responsible for the synthesis of ATP. So हमारे पास ये enzyme के through हमारे पास क्या बन रहा होता है? हमारा ATP बन रहा होता है. Okay. Then mitochondria has its own circular DNA and there are ribosomes present inside the mitochondria. Now tell me, mitochondria has a DNA and mitochondria has 70s ribosomes. ठीक है? Would mitochondria be able to carry out protein synthesis? As in, can mitochondria undergo transcription and translation? Very good. So because mitochondria has genetic material, it has genetic information, it has its own DNA, it has genes. Those genes contain the code to carry for polypeptides. ठीक है जी? तो हमारे पास सर्कुलर डीएनए से mRNA बन सकता है, right? Once that mRNA is formed, we do have ribosomes present inside the mitochondria, right? So that mRNA, which is formed as a result of transcription, it would go to these 70s ribosomes, attach itself to those ribosomes, and our polypeptide chains will be formed by the process of translation. So mitochondria can carry out protein synthesis. And because mitochondria has its own DNA, it can carry out protein synthesis. So we can say that mitochondria is a self-replicating organelle. ठीक है जी? So that's about it. So let's just go over this. Mitochondria has two compartments. We just understood that intermembrane space and matrix are the two compartments or the two regions that are present inside a mitochondria. The mitochondria is responsible for the production of ATP via aerobic respiration. We know that the stalked particles that are present on the surface or the foldings of the cristae, they basically have an enzyme called the ATP synthase, which is responsible for the synthesis of ATP. And obviously, all the vital active processes of the cell require ATP. Why? Because ATP is the energy currency of the cell. All the energy requiring processes, जो भी हमारे पास active processes हैं, जिनमें energy required होती है, उनके लिए जो energy हमारी body को चाहिए होती है, वो ATP होता है. The only acceptable form of energy in our body is ATP, and that ATP is basically formed in the mitochondria. Okay, so that's for today. Any questions so far?